बच्चे लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन से होते हुए हमने इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन और उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेस से होते हुए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस किया था लास्ट में, जो कि हुक्स लॉ पे बेस्ड था। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा था और इसके बारे में हमने अच्छा खासा एक डिस्कशन किया था। इसके बाद जो आज का अपना टॉपिक है वो आता है बच्चे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट और इलास्टिक फिटीग से। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी हमने पढ़ी थी। इलास्टिसिटी क्या थी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां तक हमने पढ़ा था। अब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है, जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव होने के बाद इलास्टिसिटी किस तरीके से बिहेव कर रही है। देखो क्या होता है ना कि अगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जो स्टील होता है इट इज मच मोर इलास्टिक देन दी रबर बैंड, है ना? ऐसे ही कुछ हमने डिस्कस किया था। तो स्टील को ज्यादा इलास्टिक हम कैसे कह सकते थे? एक्चुअल वहां उस वक्त तो मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी सिर्फ ये बात नहीं है कि कितना वो कोई चीज स्ट्रेच हो रही है। इलास्टिसिटी बेसिकली उस प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले, कितना जल्दी, है ना? इट इज द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स शेप इंस्टेंटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन अगर कभी किसी सिचुएशन में ऐसा होने लग जाए कि आफ्टर द मल्टीपल साइकिल्स कि बार बार हम रबर बैंड को मान लो स्ट्रेच करे जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या होने लग जाता है? वो थोड़ा बहुत डिले करने लग जाता है अपनी ओरिजिनल शेप गेन करने में। ये होता है ना। तो ये जो टेम्परेरी डिले आता है बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने में, जो टेम्परेरी डिले ले रहा है उसको हम कहते हैं बच्चा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्लियर है? तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास रहता है द temporary delay in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of a deforming force is called elastic after effect। क्लियर बात है? फिर इलास्टिक फटीग। अब ये फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग समझते हो? थकान होती है जो, थकावट, उसके लिए फटीग वर्ड यूज किया जाता है। तो इलास्टिक फटीग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलास्टिक बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स बिहेवियर बिकम लेस इलास्टिक under the action of repeated alternating deforming force. On stretching and releasing the rubber band again and again, its elasticity is lost due to elastic fatigue। ये तुमने नोटिस किया होगा, स्पेशली जो लड़कियां हैं वो अपना हेयर बैंड यूज करती हैं, तो तुमने देखा होगा कि जब वो हेयर बैंड पुराना होता है तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो वापस से अपनी ओरिजिनल 100% शेप कभी रीगेन नहीं कर पाता और वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड रहने लग जाता है ना? यही होता है इलास्टिसिटी के अंदर। इवन हम अगर जो कोई कपड़े डालते हैं जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, तो इवन जैसे अब हम वार्मर्स भी डालेंगे तो उनके नीचे जो हमारा बॉर्डर एरिया होता है वो इलास्टिक होता है काफियों का। तो वो इलास्टिसिटी ओवर द टाइम जितना पुराना कपड़ा होता जाएगा वो बार बार डिफॉर्म हो के एक टाइम ऐसा आता है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म रहना शुरू हो जाता है। तो दैट इज इलास्टिक फटीग। क्लियर है कि ओवर द टाइम बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से, हटाने से, जो एंड में एक सर्टेन टाइम के बाद जो वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड रहना शुरू हो जाती है चीज, उसका कारण क्या होता है? इलास्टिक फटीग। क्लियर है ये बात? ठीक है। फिर आता है बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला आता है ब्रिजेस आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे डू नॉट बेंड मच और ब्रेक अंडर द लोड ऑफ हेवी ट्रैफिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग और ऑफ स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड एंड इट्स ओन वेट। ये क्या बात कर रहे हैं हम? देखो जो ब्रिजेस हैं वो बहुत लंबे लंबे से ब्रिज हैं, बहुत चौड़े भी हैं, जिसके ऊपर से बहुत हैवी ट्रैफिक जा रहा है, हवा भी चल रही है और उनका खुद का भी वजन बहुत हैवी है। तो वो उसके इफेक्ट में वो स्ट्रेच हो जाने चाहिए, थोड़ा बहुत स्लैग आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। होता भी है तो बहुत माइनर स्लैग होता है, और होता भी है तो उसे रिपेयर कर दिया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि उस ब्रिज के ऊपर से कितनी ज्यादा हैवी व्हीकल्स जा सकते हैं, या वो कितनी ही लेंथ तक हम उसे स्ट्रेच करें कि उसके अंदर स्लैग ना आए, वो नीचे को बेंड ना हो? तो वो हमें उसकी स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी के बेसिस पे पता चलती है। यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, सिर्फ इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। यहां पर तुम देखोगे तो यहां डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 4y बी डी क्यूब,
ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? बल्किंग का या बेंडिंग का। बल्किंग या बेंडिंग। लेट अस कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ L, breadth B and D supported horizontally at its two end। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? बार हमने अज्यूम किया जिसके लेंथ L है, ब्रेथ B है, एंड ब्रेथ B एंड D supported horizontally at its two end। ये क्लियर है? Let Y be the Young's modulus of material of the bar when the load W is attached to its middle point, the depression delta produced at the middle point in the bar, and it is given by delta is equal to WL cube divided by 4YBD cube। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा का, जो बेसिकली जो बेंड प्रोड्यूस होगा वेट की वजह से। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस द डिप्रेशन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बीच में से ऐसा ढल जाए, वो ढलान आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो उसको रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड क्या है? टू ऑफ द बीम ऑफ गिवन लेंथ एंड द मटेरियल इज टू मेक द डेप्थ डी इन द बीम लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ब्रेथ। हम क्या बना रहे हैं कि उसकी जो डेप्थ है, जहां पे वो ब्रिज जिस तरीके से सपोर्ट दी जा रही है जिस एंड से, वहां पर उसको बढ़ा दो, तो क्या होता है? डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। But on increasing the depth too much, the beam may bend, and bending is called bulking. To compromise this bulking, beam is made of I shape। तो तुम्हारा मेन कंसर्न इसके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए, देखो कि हम इसमें, अगर मेरे पास ये एक ब्रिज है, मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को इसकी ना क्या करनी है, इसकी इस तरीके से बेंड होने वाली प्रॉपर्टी को खत्म करना है, क्योंकि बेंड हो जाएगा अगर लंबा होगा तो बीच में से। तो एक गिवन लेंथ के लिए मैं क्या करता हूं, इसे मैं वाइड कर देता हूं। अगर मैं इसे चौड़ा कर दूंगा तो वो बीच में से ऐसे हो जाएगा, बात तो वही हो गई। तो अल्टीमेटली और वेट भी ज्यादा हैवी हो जाएगा फिर इसका। तो हम उस चीज को ओवरकम करने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि बल्किंग मिनिमाइज करें, उसके लिए क्या बेटर पार्ट रहता है कि जो डेप्थ कहाँ है, जहां से हमारा ये शुरू हो रहा है और जहां ये एंड हो रहा है, जहां पे ये सपोर्ट पे टिका हुआ है, उन पॉइंट्स को हम आई शेप बना देते हैं। तो इससे डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जितना डी ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, बीच वाला पाथ कम ही है तो वो वाला पार्ट भी सॉर्टेड हो गया कि साइडों से बेंड हो रहा है, इसकी वजह से डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और डेल्टा हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो हम ब्रिजेस को किस शेप का बनाते हैं? आई शेप का। क्यों? इसकी कारण फिर बल्किंग जो होती है या जो बेंडिंग होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है ना? फिर आता है अ हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अब ये क्या बात है? यहां बोला गया है कि एक जो हॉलो शाफ्ट होगी, शाफ्ट समझते हो क्या होती है? एक रॉड है, सिंपल लोहे की रॉड, उसे शाफ्ट कहते हैं। अब बोला जाता है कि अगर सेम मटेरियल से, सेम मटेरियल समझ रहे हो कि हमारे पास लेट अस अस्यूम, अगर मान लेते हैं 1 केजी लोहा है, 1 केजी लोहा है, मैं उसे मेल्ट करके एक शाफ्ट बना देता हूं, रॉड बना रहा हूं पहले, है सॉलिड रॉड। सॉलिड समझते हो क्या है? उसके आर पार कोई जगह नहीं है, प्रॉपर एक रॉड है, जैसे हमारे पास ये पेंसिल है, तो ये सॉलिड है। लेकिन अगर मैं एक पेन की बात करता हूं, इसको खोल दूं तो इसके अंदर से जो ये खोखला हिस्सा बनेगा, ये हॉलो निकलेगा कि नहीं? तो ये जो हॉलो रॉड है, सेम 1 केजी लोहे से मैं हॉलो बनाऊं, सेम 1 केजी लोहे से मैं सॉलिड बनाऊं, तो जो हॉलो वाली होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपैरेटिवली सॉलिड के। ये अब हम प्रूफ कैसे करें? क्योंकि इमेजिन करते हुए मे बी तुम में से ज्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि हॉलो वाला वीक होना चाहिए, है ना, जो पाइप होनी चाहिए वो कमजोर होनी चाहिए और जो सॉलिड है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर मटेरियल बराबर है तो सॉलिड वाला कंपैरेटिवली वीक रहेगा उससे हॉलो वाले से। अब इसको प्रूफ कैसे करें? तो हम इसकी बेसिकली स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम निकालते हैं कि वो ट्विस्ट करना किसी को कितना आसान है, कि मैं मोड़ कितना आसानी से सकता हूं। इट कैन बी शोन दैट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट इन अ सॉलिड शाफ्ट or radius r, length L and material made up of material of modulus of rigidity G is given by, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे बच्चा। टॉर्क ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट इन द रॉड ऑफ गिवन लेंथ L, रेडियस R एंड जिस ऑब्जेक्ट को, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू है कैपिटल G। ये बात समझ में आई है? तो इसके लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो लिख लिया। अब मान लेते हैं अगर सेम मटेरियल से जो हॉलो शाफ्ट बनेगी उसके लिए जो टॉर्क रिक्वायर्ड है वो क्या? टॉर्क डैश। तो जिसका टॉर्क ज्यादा होगा वो वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा,
है ना। अगर हमारे पास सॉलिड शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क ज्यादा लग रहा है तो वो स्ट्रांग है। हॉलो के केस में अगर टॉर्क ज्यादा लग रहा है तो वो स्ट्रांग है। तो टॉर्क डैश हम मान रहे हैं ये हॉलो वाले के लिए। टॉर्क डैश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट इन अ हॉलो शाफ्ट ऑफ लेंथ एल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ये हम क्या बात कर रहे हैं, जब देखो हॉलो आएगा तो अपने को ये पता है बच्चे, देखो सॉलिड शाफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सॉलिड शाफ्ट बेसिकली इस तरीके से एक रॉड बन गई है अपनी, है ना। एक हमने कहा कि ऐसे करके एक रॉड बन गई है जो कि क्या है, पूरे तरीके से अंदर से भरी हुई है। तो इसका एक ही रेडियस आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल का कोई फर्क नहीं है। ये किसकी बात हमने करी, सॉलिड की। लेकिन अब जब मैं हॉलो की बात करूंगा तो हॉलो के केस में क्या होगा, हॉलो के केस में दो रेडियस आएंगे कि नहीं, है ना। ऐसे ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि बीच में से वो खाली है। तो हमारे पास अब जो बनेगा उसके दो रेडियस बन जाएंगे, एक ये अंदर वाला इंटरनल रेडियस R1 और एक ये बाहर वाला जिसका रेडियस का नाम R2 रख लेते हैं। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ये बात समझ में आई है। लेंथ दोनों की हम क्या कह रहे हैं कि बराबर ही है, ठीक। तो टॉर्क डैश जो हम मान रहे हैं वो हॉलो वाले के लिए मान रहे हैं। तो हॉलो वाले के लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो टॉर्क डैश क्या आएगा, पाई जी R2 की पावर 4 माइनस R1 की 4/2L। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसी में R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 आ गया। क्लियर है ये। अब दोनों को कर देते हैं डिवाइड, टॉर्क डैश डैश बाय टॉर्क कर दिया तो जो जो कॉमन था पाई जी 2L कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4/R की पावर 4। अब यहां पे R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर मान सकता हूं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूं मैं, है ना। तो क्या खुलेगा, R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2, R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2। बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या पता है, जो, हाँ जी, ये वाला पार्ट बचा, ये वाला यहां समझ में आया। ये क्या था फॉर्मूला, जो हमारे पास हॉलो था उसके लिए टॉर्क की वैल्यू ये निकल गई। अब एक काम करते हैं, हॉलो के लिए जो टॉर्क था और जो सॉलिड के लिए टॉर्क था दोनों को डिवाइड करते हैं। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, अपने फॉर्मूला में ध्यान दो, अगर हम डिवाइड करें पाई जी टू एल, ये कॉमन है कि नहीं, पाई जी टू एल कट जाएंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय R की पावर 4, ये बचा। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, है ना। खोला तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये पता चला क्योंकि पावर 4 था, अगर अकेला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो ए प्लस बी ए माइनस बी था। तो पावर 2 की पावर 2 लिखा तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब अपने को पता है, जो शुरू से जब हमने बात करी थी तो क्या था कि जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है वो दोनों में सेम होना चाहिए। इफ द टू शाफ्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो इनकी वॉल्यूम सेम होनी चाहिए कि नहीं, है ना। अगर ये सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल से है, जैसे मैंने कहा था 1 kg ऑफ आयरन है दोनों केसेस में, तो दैट मींस 1 kg और 1 kg इनका मास सेम है तो इनकी डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होनी चाहिए। अब वॉल्यूम सेम है तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एल सॉलिड वाले की। हॉलो वाले का क्या होगा, पाई आउटर जो हमारा रेडियस था का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू एल, यही होता है हॉलो वाले का सिलेंडर का फॉर्मूला। क्लियर है, ये सबको पता है ना हरमन, पक्का। तो यहां तक आ गया अपने पास, वॉल्यूम इक्वेट करी, R2 का R का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो जो R की पावर 4 था उसको मैं ब्रेक करके अब इन दोनों वैल्यूज को कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो मेरे पास अब जो टॉर्क डैश बाय टॉर्क की वैल्यू आई वो क्या आ गई है, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब एक बात देखो, पहली बात तो हमें साफ दिख रहा था, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से भी बताऊं, और ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी है, सॉर्टेड है कि भाई बीच में तो एयर आनी है, खाली जगह है। तो ये जो R2 की वैल्यू है वो अकेले उसके रेडियस से बहुत बड़ी होगी और उसका फिर स्क्वायर भी है, और उसमें फिर R1 का स्क्वायर भी ऐड हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात हमारे पास ये आ रही है कि इस जो हमारे पास ये बेसिकली एक्सप्रेशन आ गया, इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा ही होगा। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है तो फिर ये ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं। तो टॉर्क डैश बाय टॉर्क इज ग्रेटर देन 1 और टॉर्क डैश इज ग्रेटर देन टॉर्क। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट इन अ हॉलो शाफ्ट इज ग्रेटर देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम यूनिट ट्विस्ट फॉर सॉलिड शाफ्ट। क्लियर है, किसी को दिक्कत।
ये हमारे पास दो एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसी के साथ इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यूनिट का, जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, सॉलिड्स, वो खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब सॉलिड्स के पार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वो है बच्चा हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड्स, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, जो चीजें अभी चल नहीं रही हैं, सिर्फ रेस्ट पे हैं अभी। अब मेरी बात समझना, जब हम बात करें फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जिस पर अगर हम प्रेशर लगाएं या जहां पर हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करें तो वो मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है? फ्लूइड्स बेसिकली क्या होते हैं? फ्लूइड्स इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट्स और टू द मटेरियल व्हिच बिगिंस टू फ्लो अंडर द प्रेशर डिफरेंस। जैसे कि हमारे पास अगर मैं लिक्विड की बात करूं या गैसेस की बात करूं, दोनों फ्लूइड्स होती हैं। ये बात समझ में आ गई है? जो अगर हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है? अब हाइड्रो जो स्टैटिक्स है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली उन फ्लूइड्स के बारे में बात करें जो अभी रेस्ट में है। तो फ्लूइड्स एट रेस्ट हम हाइड्रोस्टैटिक में पढ़ने वाले हैं। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, जब हमने प्रेशर के बारे में पढ़ना शुरू करा था, जहां आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तुम्हारे आगे। हमारे पास फ्लूइड्स जब बात करें, इट इज द नेम गिवन टू अ सब्सटेंस व्हिच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है ना? थ्रस्ट क्या होता है? अब देखो, थ्रस्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है? इट इज द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट रेस्ट ऑन अ गिवन सरफेस इन कांटेक्ट व्हेन इट इज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड ऑन दैट सरफेस। देखो बेसिकली जब हम थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट कुछ अलग नहीं होता, थ्रस्ट नॉर्मल फोर्स को कहा जाता है। अब नॉर्मल फोर्स क्या होती है? जब कोई फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं कि थ्रस्ट है। ठीक है? तो फ्लूइड्स हमेशा थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो जब नॉर्मल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई होती है उसी को थ्रस्ट कहते हैं, कुछ और अलग नहीं है। तो थ्रस्ट बेसिकली हम फ्लूइड्स के केस में ले रहे होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि बलून है, उसके अंदर मैं हवा भर रहा हूं। हवा भरते हुए जो अंदर की एयर है वो हर बार हर सरफेस पे बिल्कुल 90 डिग्री पे फोर्स लगा रही होगी कि नहीं, हर डायरेक्शन, तभी वो हर तरफ से फूलता जाएगा। तो उस वक्त जो एयर है, जो फ्लूइड है अंदर का, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम थ्रस्ट कह सकते हैं। सिमिलरली किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी फ्लूइड में डिप करते हैं तो वो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देता है ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो वापस अपनी जगह पे आने की जब कोशिश करता है तो वो उसको अपथ्रस्ट देता है। कैसे देता है? उसको परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, उसको ऊपर की तरफ धक्का मारता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो थ्रस्ट है। क्लियर बात है? ये किसी को दिक्कत है इसमें? देखो, थ्रस्ट बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स को कह रहे हैं। सिर्फ हम किस चीज को कह रहे हैं? हम उस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जब टोटल नॉर्मल फोर्स लगती है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है ये? फिर अपने पास आता है, देखो, प्रेशर ऑफ लिक्विड। प्रेशर ऑफ लिक्विड, द नॉर्मल फोर्स और द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे क्या बात कर रहे हैं हम यहां पे? जो टोटल नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड कोई, किस पर? एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद इट। जैसे कि अगर मान लो मैं सिंपल सी बात करता हूं, फिर वही वाला, ये वही पानी के अंदर मैंने एक बॉल डिप कर दी। ठीक है? पानी है, पानी के अंदर मैंने एक बॉल डिप कर दी। अब वो बॉल पानी को डिस्प्लेस कर रही है, अभी वो पूरी तरीके से नीचे नहीं गई है, वो फ्लोट कर रही है बीच में कहीं। तो जो अंदर वाला पानी है वो उसके वेट के अगेंस्ट उसे अब थ्रस्ट दे रहा होगा, तभी वो फ्लोट कर रही है बीच में कहीं, है ना? तो उसका जो नीचे वेट है, वो नीचे उस वेट के अंदर वो जा क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि उसको कोई काउंटर फोर्स है जो उसे बैलेंस कर रही है। और वो काउंटर फोर्स क्या है? अप थ्रस्ट या फिर सिंपल थ्रस्ट का हो। और वही जो अप थ्रस्ट है वो क्या है? वो प्रेशर है ना? और अगर मैं एक और चीज बताऊं कि अगर जरूरी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर ही है, पानी है किसी हमने यूटेंसिल में डाला हुआ, किसी बर्तन में डाला हुआ है, तो वो पानी हर डायरेक्शन में उस यूटेंसिल के ऊपर अपने वेट की वजह से कोई फोर्स लगा रहा होगा, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। अगर मैं पर यूनिट एरिया ले लूं तो दैट प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल
इज नोन एज प्रेशर, या फिर हम सिंपल क्या कहें, प्रेशर ऑफ लिक्विड। सॉर्टेड है। तो प्रेशर के बारे में बाय लिक्विड से कुछ अलग नहीं हो रहा है, वो वही सेम प्रेशर है जो कि किसी भी डायरेक्शन में कोई फ्लूइड किसी चीज पे लगा रहा है। क्लियर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, पास्कल्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चे अपने पास, फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन में, एरिया हो गया पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल्स इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या है, ml-1 t-2। क्लियर है ये, हाँ जी, समझ में आया सबको ये, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन निकला ml-3। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स the given substance is heavier than the equal volume of water at 4 degrees Celsius. Relative density is given by density of substance divided by density of water at 4 degree Celsius. Clear है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। रिलेटिव डेंसिटी क्या हुई, जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 से नीचे वाइस बनना शुरू होता है तो उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, 4 से ऊपर वो थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू होता है तो डेंसिटी अलग होनी शुरू होती है। तो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जितनी वाटर की डेंसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये याद रखना है बच्चे, काफी क्वेश्चंस के अंदर डेंसिटी वर्ड की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया जाता है, तो वहां कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी रिलेटिव डेंसिटी के, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां ध्यान से देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते ही मैंने फॉर्मूला बदल दिया है, ऐसा नहीं है फॉर्मूला बदला है, सेम फॉर्मूला भी सेम जवाब देगा, न्यूमेरिकली सेम वैल्यूज देने वाला है। लेकिन यहां एक कंसेप्ट समझाने के लिए ये फॉर्मूला लिखा है कि वेट ऑफ द बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब लॉस ऑफ वेट क्यों होगा, जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि होता क्या है, ध्यान से देखेंगे सारे। इसमें अपने पास क्या रहता है बच्चे कि अगर हमारे पास किसी बीकर के अंदर मान लेते हैं लिक्विड है, हमने भरा हुआ है लिक्विड, इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं इंसर्ट करता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने डिप कर दिया, छोड़ दिया, जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली वाटर से थोड़ी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो आके लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, करेगा। तो जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो क्या करेगा, इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। इसका वेट कहां काम कर रहा था, नीचे है ना, अपथ्रस्ट लग रहा था ऊपर। तो अब जो नेट वेट आएगा वो क्या आएगा, mg माइनस टी, है ना। और यही वैल्यू क्या आएगी, लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, है ना। अगर एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है और वो नीचे से उसके ऊपर 2 kg का अपथ्रस्ट लग रहा है, तो उसका नेट वेट कितना हो गया, सो पानी के अंदर 8 हुआ कि नहीं, तो 2 kg इज द लॉस ऑफ वेट, ठीक है। तो अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की, तो क्या रहेगा, weight of body in air that is 10 kg divided by loss of weight of body in water that is 2 kg। समझ में आई, क्लियर है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाती है इस तरीके से। लॉस ऑफ वेट का मतलब क्या है बच्चे, देखो सीधी सी बात है भाई, तुम अमीर लोगों कभी कुएं के अंदर से पानी खींचा नहीं, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो करके देख लेना। और बहुत सीधा सा तरीका क्या रहेगा, किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करो, नॉर्मल घर पे बाल्टी के अंदर भी ऑब्जर्व करोगे तो तुम नोटिस कर सकते हो ये वाला पार्ट, कि एक बहुत भारी चीज, बहुत भारी मत लगा लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 kg का है और इतना बड़ा सा है, तुम उसको पानी के अंदर डालो और निकालोगे ना, तो अब तुम्हें पानी, जब तक वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहेगा तब तक हल्का लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल 20 kg की चीज है तो तुम्हें 2 kg की लगेगी, लेकिन अगर वो 20 kg का है और वो बहुत डेंसर ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका साइज काफी बड़ा है, तो वो तुम्हें पानी के अंदर लगा लो 10 kg का, 8 kg का, कुछ ऐसा लगेगा। इतना वेट लॉस क्यों हो रहा है, अब मैंने क्या बोला, अगर वो कम डेंसर है, अगर वो बहुत ज्यादा डेंसर होता तो इतना वेट डिफरेंस नहीं आता। एक्चुअल में ये लॉस ऑफ वेट होता क्यों है, ये होता है बायोंट फोर्स की वजह से या बायोंसी की वजह से, और यही चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने समझाई थी। ये क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हम डिप करते हैं
तो उस पानी को डिस्प्लेस करता है। वो डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होगा? दैट डिस्प्लेस्ड वाटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है एग्जैक्टली उतने ही वजन के बराबर, किसके वजन के बराबर? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर का अपथ्रस्ट लगता है हमेशा। अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास 3-4 चीजें, अलग अलग बॉल्स पकड़ लेते हैं हाथ में, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, ठीक है, एक ये बॉल। एक काम करते हैं, दो अलग अलग डेंसिटी की बॉल्स मानते हैं, ये हमारे पास दो लेदर बॉल है, ठीक है। मान लेते हैं ये ज्यादा हैवी है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, अज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम दोनों की बराबर है, वॉल्यूम दोनों की बराबर है, तो दोनों के दोनों पानी को जितना डिस्प्लेस करेंगे वो बिल्कुल बराबर मात्रा में करेंगे, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस किस पर डिपेंड करेगा? इनके वजन पे नहीं, इनकी वॉल्यूम पे। इसने भी, मान लेते हैं इसने भी 500 ग्राम का पानी डिस्प्लेस किया, इसने भी 500 ग्राम का पानी डिस्प्लेस किया। इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा हैवी लग रही है मुझे, इसकी डेंसिटी कम है तो ये कम हैवी लग रही है। यही होता है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना हैवी फील देगा। हैवी फील क्यों देगा? क्योंकि अगर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत कम वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा मास कंसेंट्रेटेड है। समझ रहे हो? काफी बारी ये कहते हैं कि नहीं ये देखो ये 5 केजी का बहुत हैवी लग रहा है। 5 केजी तो 5 केजी है, वो हैवी थोड़ी लगेगा। लेकिन वो 5 केजी कंपैरेटिवली ज्यादा हैवी क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सारा मास एक जगह पे कंसंट्रेटेड ज्यादा हो गया डेंसिटी हाई होने की वजह से। जैसे एग्जैक्टली अगर मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताऊं तो अपने पास ये बॉब है ना, ये देखो ये बॉब है, कभी किसने उठा के देखा होगा तो ये हाथ पे जब यहां रखते हैं तो ये बहुत ठीक ठाक वेट फील होता है। जबकि अगर ये बॉल की बात करें, बॉल इससे ज्यादा हैवी है, फिर भी ये कम फील क्यों दे रही है? क्योंकि ये ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, इसकी डेंसिटी कम है। जबकि ये जो बॉब है, ये मेटालिक बॉब है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी हाई है तो ये हमें फील हैवी हो रहा है। तो बेसिकली जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि ये बॉल और ये बॉल, ये दोनों बॉल्स का वेट बराबर है, वेट दोनों का बराबर है, पर ये बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी क्योंकि इसकी वॉल्यूम बहुत बड़ी है और इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि अंदर खोखला है। तो ये इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगी कि अगर ये 500 ग्राम की बॉल है और ये 700 ग्राम के पानी को डिस्प्लेस कर दे, या मान लो 500 ग्राम के ही पानी को डिस्प्लेस कर दे, तो जो वाटर है वो इसे अपथ्रस्ट पूरा पूरा इसके वेट के बराबर देगा। तो फिर तो ये डूबेगी नहीं, ये डूबेगी ही नहीं। क्यों? इसको जितना इसका वेट था उसके बराबर अपथ्रस्ट मिल गया, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया और ये फ्लोट करेगी। और कहीं अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाए, 700 ग्राम के पानी को डिस्प्लेस किया तो ये इसको 500 ग्राम से ज्यादा का अपथ्रस्ट मिल रहा है, तो ये पानी के सतह पे जाएगी, ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी। समझ में आई ये बात? ये ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ज्यादा डेंसर चीज को डालता हूं, अब ये है तो ये भी 500 ग्राम की मान लेते हैं, इसने पानी कितना डिस्प्लेस किया? 50 ग्राम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। तो इसका नेट इफेक्टिव वेट इन वाटर कितना होगा? 450 ग्राम, क्योंकि 500 ग्राम का वेट, 50 ग्राम का अपथ्रस्ट, इफेक्टिव वेट 450। समझ में आई ये बात? ये पक्का? इसका एक बहुत सीधा सा एग्जांपल और क्या होता है, मैंने अभी रिसेंटली 9th क्लास को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, सारे देख लेना, वहां पे यूट्यूब पे डाला हुआ है, छोटी सी वीडियो 2-2.5 मिनट की, जिसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को पानी के अंदर डुबो के दिखाया हुआ है। हर बच्चे को चैलेंज करके दे रहा हूं कि घर पे अगर करना चाहता है एज अ चैलेंज, एल्यूमिनियम फॉइल लेना और उसको पानी में डुबो के दिखाना। बाल्टी के अंदर पानी लेना और उसको किसी भी शेप का बना लो, वो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि जब तुम उसको रैप करके बाल्टी के अंदर छोड़ते हो, क्योंकि सबसे पहला दिमाग में सबके क्या आएगा कि उसकी बॉल बना देते हैं, छोटा साइज कर देते हैं, तीखा शेप कर देते हैं, किसी तरह पानी में जाए, वो नहीं डूबेगा। वो क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि जब तुम उसे हवा में ऐसे रैप करते हो तो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो बीच में रैप करते हो उसके साथ ट्रैप हो जाती है। जब वो बीच में थोड़ी सी ट्रैप हो गई है तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई है। डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से अब उसको मैं पानी में डाल रहा हूं तो वो जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा को डिस्प्लेस कर और अपथ्रस्ट ज्यादा मिलकर वो फ्लोट करती है। लेकिन अगर उसे डुबोना ही है तो एक ही तरीका है, क्या करो? उसको पानी के अंदर जाके रैप कर दो। जब मैं पानी के अंदर जाके उसको बिल्कुल बॉल बनाऊंगा तो क्या होगा? अब हवा नहीं है वहां पे, पानी के अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर कुछ एयर वाला तो पार्ट बचा ही नहीं, तो वो पूरे तरीके से क्या होगा? वो बॉल बनेगी और अब डूब जाएगी वो, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो गई? हाई हो गई है। समझ में आ रही है ये बात? ये डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया। और इसी के बेसिस पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि कोई चीज फ्लोट कब करेगी? तब फ्लोट करेगी जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा।
जैसे शिप है, अगर मैं शिप को ये कहूं कि भाई शिप का शेप चेंज कर देते हैं, उसको क्रश करते हैं, बॉल बनाते हैं, डूब जाएगी पानी के अंदर। लेकिन शिप फिर इतनी बड़ा, इतना भारी भड़कम सा सामान है, वो फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका जो शेप होता है वो ऐसा फैला हुआ होता है। तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो बहुत ज्यादा हाई है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हाई है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हाई है, तो अपथ्रस्ट ज्यादा मिलता है, बायोंट फोर्स ज्यादा मिलती है। बायोंट फोर्स क्या होती है? अपथ्रस्ट को ही कहते हैं। तो फोर्स जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ही वो इजिली उस पर फ्लोट कर पाएगा। क्लियर है ये बात? अब आता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान बहुत है। देखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर को समझने के लिए तुम एक एग्जांपल के तौर पे सोच सकते हो, समझ सकते हो। हर किसी के पास फोन है, घड़ियां हैं, कुछ ना कुछ है ऐसा जो वाटर रेजिस्टिव होगा। अगर तुम पुराने जो मतलब स्मार्ट वॉच नहीं, बेसिक वॉच देखोगे या इवन स्मार्ट वॉच भी देखोगे, अगर इनके पीछे लिखा होता है वाटर रेजिस्टिविटी, इस पे जैसे अगर लिखा हुआ है वाटर रेजिस्टिविटी, तो वाटर रेजिस्टेंस के साथ कुछ डेप्थ लिखी होती है। जैसे लिखा होता है अप टू 2 मीटर्स, अप टू 1 मीटर। ऐसा क्यों लिखा हुआ है इनके पीछे? किसी भी घड़ी के पीछे देखोगे तो लिखा होता है। इवन जैसे मोबाइल फोन्स के बारे में हम बात करते हैं कि IP66, IP67 है, 68 है, अप टू 2 मीटर, अप टू 7 मीटर, अप टू 8 मीटर। अब पानी तो पानी है, 1 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई मेरा जो फोन है मैं पानी के 1 मीटर तक रखूंगा तो वाटर रेजिस्टिव है, पानी के 2 मीटर जाते ही वाटर रेजिस्टिविटी खत्म। क्या नीचे वाला पानी कुछ अलग कर रहा है ना? तो वहां पे क्या डिफरेंस आता है? प्रेशर। एक्चुअल में क्या होता है, जितना हम डेप्थ में जाते जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता रहता है। तो जो कोई भी हमारे पास डिवाइस है, उसके अंदर पानी को अंदर घुसने से रोकने के लिए जो प्रोटेक्शंस लगा रखी है वो एक सर्टेन प्रेशर हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर वाली जगह पे ले जाऊंगा, जितना नीचे नीचे जाते जाएंगे उतना वाटर लेवल बढ़ता जाए, उतना डेप्थ बढ़ती जाएगी, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना ही पानी को रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा अंदर घुसने से, तो हमारी डिवाइस खराब हो जाती है। तो एक सर्टेन प्रेशर लिमिट हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है कि इतना प्रेशर सहेगा, यहां तक वो पानी को अंदर नहीं जाने देगा। ये बात समझ में आई है? इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इसको हम मैथमेटिकली अप्रूव करेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, ये अपना टॉपिक है। Let us consider a liquid of density rho contained in a vessel in equilibrium at rest। ठीक बात है, ये हमने क्या मान लिया, एक अपने पास हमने एक वेसल मान लिया जिसकी डेंसिटी क्या है, रो, और ये लिक्विड के अंदर हमने रखा हुआ है। क्लियर? अब अगर हमने इसको लिक्विड के ऊपर रखा हुआ, देखो जब ये अंदर है तो इसके ऊपर दो तरीके से फोर्स लग रही होगी। ऊपर वाला पानी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, नीचे वाला पानी ऊपर को फोर्स लगा रहा होगा। अब थ्रस्ट लग रहा होगा, यहाँ पे ऊपर वाला पानी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। दोनों सरफेस पे F1 और F2 है। साथ में जो ये हमारा सिलेंडर, इसका वेट होगा जो नीचे को काम कर रहा होगा, mg होगा कि नहीं? अगर मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि C और D हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक CA एक और DA, तो C and D be the 2 points inside the liquid at vertical distance h. Imagine a cylinder of liquid with axis CD, cross sectional area A and length h. Mass of the liquid in the imaginary cylinder। अब हमने क्या बात करी है? हम बात कर रहे हैं कि ये जो है सिलेंडर, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। ये वाला जो जिसके अंदर क्या है, ये क्रॉस सेक्शन, बीच वाला जो ये एरिया है, ए आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया, पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया सबको पता है जो ऊपर और नीचे का होगा, गोल वाला एरिया, और ये एक्सेस आ गया जो सीडी के क्रॉस रहेगा। इसके अंदर अब मैं बोल रहा हूं कि इसी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर वेट ऑफ लिक्विड कितना हो। वेट का फॉर्मूला या मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी होती है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, दैट इज AH। डेंसिटी कितनी है? रो। किसी को इस फॉर्मूला में दिक्कत है? पता है ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू H। तो मैंने पाई आर स्क्वायर की जगह A लिख लिया, A इनटू H इनटू डेंसिटी, AH रो। दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? AH रो समझ में आया? मास ऑफ द लिक्विड इन दिस इमेजिनरी सिलेंडर। डन। अब let us assume P1 and P2 be the pressure of the liquid at point C and D respectively। अब P1 और P2 क्या है? C पे प्रेशर P1 और D पे प्रेशर P2। F1 प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है बच्चे? फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स कितनी निकल गई? P1A, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यही था अपने फिगर में, देखो जो हमारे पास यहां पर फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है? डाउनवर्ड। और F2 कहां लग रही है? वर्टिकली अपवर्ड। तो हमारे पास F1
is acting vertically downward on the top face of the cylinder, whereas force F2, which is equal to P2A, is acting vertically upward at the lower face of the cylinder. साथ में एक और चीज थी, वेट mg, है ना। मास का फॉर्मूला क्या था, ए एच रो, अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास वेट आ जाएगा, और ये कहां काम कर रहा है, नीचे की तरफ। तो हमारे पास ऑफ अ सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो तीन फोर्सेस आ गई। एक फोर्स नीचे लग रही है F1, एक वेट नीचे लग रहा है W, और एक फोर्स लग रही है ऊपर को F2। ये क्लियर है। तो एज द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, हमने क्या माना था कि ये जो सिलेंडर है ये बीच में है और ये इक्विलिब्रियम में है। एज द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। दैट मींस F1 प्लस mg माइनस F2 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। F1 की वैल्यू क्या है, P1 इंटू ए, mg की वैल्यू क्या है, AH रो जी, F2 की वैल्यू क्या है, P2A, और ये सारे इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। किसी को इसमें परेशानी? तो P1 माइनस P2 प्लस H रो जी इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, यहां से ए क्रॉस सेक्शन एरिया सब में कॉमन था, कॉमन लेके हटा दिया, तो P1 माइनस P2 H रो जी के इक्वल आया कि नहीं? ठीक है, P1 माइनस P2 प्लस H रो जी इक्वल टू जीरो आया, या P1 माइनस P2 इक्वल टू माइनस H रो जी, या P2 माइनस P1 किसके इक्वल आ गया, H रो जी के इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आई है? अभी बताता हूं मुझे, क्लियर है यहां तक? ये फॉर्मूला समझ में आया? मैं एक बार इसको फिर से बता रहा हूं पूरी डेरिवेशन को, और समझना, और ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम यहां पे स्टार्ट कर रहे थे। हमने कहा था कि इस डेरिवेशन के अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर माना था जो लिक्विड के अंदर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये अपने पास एक बीकर है जिसके अंदर लिक्विड है, उसी लिक्विड के अंदर हमने उसी लिक्विड की ही डेंसिटी वाला एक सिलेंडर मान लिया। समझ रहे हो? इसकी जो पानी के अंदर जो डेंसिटी थी, वही डेंसिटी, मतलब मैंने क्या माना, पानी के अंदर पानी का सिलेंडर। जो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, पानी के अंदर पानी का सिलेंडर। उस पानी के सिलेंडर का एक पॉइंट है सी पे, एक पॉइंट है डी पे। क्लियर है? अब इस पानी के अंदर पानी का सिलेंडर है, तो इसका मास कितना होगा? इसके मास की वैल्यू आएगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होती है ए, है ना, ए इंटू एच, एच मान लेते हैं जो इसकी हमने हाइट बनाई थी, तो ए इंटू एच इंटू डेंसिटी हमने मान ली रो, और अगर जो मैं वेट की बात करूंगा तो क्या आएगा, ए एच रो जी, एंड दिस इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। किसी को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था अभी। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1 जो ऊपर वाला पानी लगा रहा होगा, और एक फोर्स लग रही है नीचे F2 जो ऊपर की साइड नीचे वाला पानी अपथ्रस्ट लगा रहा होगा, है ना। अब सिंस ये जो लिक्विड है, पानी के अंदर पानी का सिलेंडर, ये इक्विलिब्रियम में, ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, तो हमारे पास नेट फोर्स F1 जो नीचे की तरफ काम कर रही है, प्लस वेट, और माइनस F2। F2 माइनस क्यों किया? क्योंकि ये अपवर्ड थी, तो डाउनवर्ड वालों को पॉजिटिव, अपवर्ड वाले को नेगेटिव लेके इक्वल्स टू जीरो कर दिया सम। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, माइनस फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया, प्लस W इज इक्वल टू जीरो। W की वैल्यू में क्या डाल देता हूं, AH रो जी, ए कॉमन लेके हटा देते हैं, तो क्या बना हमारे पास, जब ए कॉमन लेके हटाया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू माइनस H रो जी, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी। ये डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द टू पॉइंट्स आ गया। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, H रो जी के बराबर। अगर हाइट जीरो हो जाए, अगर हाइट जीरो हो जाए, मतलब C और D एक ही पॉइंट पे लाई करें, तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। दैट मीन्स P2 और P1 क्या आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है? तो पानी के किसी भी एक लेवल पे तुम चले जाओ, जहां पर हाइट सेम है, वहां पर प्रेशर भी थ्रू आउट सेम रहेगा। क्लियर है बच्चे? किसी को इस चीज में परेशानी है? तो ये हमारे पास P1 और P2 अगर इक्वल आ जाएंगे, कब आएंगे, जब H की वैल्यू जीरो रहेगी, तो P1 और P2 इक्वल। द प्रेशर इज सेम at all points inside the liquid lying at the same depth in a horizontal plane. क्लियर है बच्चे? ये गॉज प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर गॉज एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल प्रेशर एट द पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम क्या बात कर रहे हैं, अगर पानी के अंदर चले गए हैं तो उस वक्त जो प्रेशर होगा लिक्विड का, वो कितना होगा, एक तो H रो जी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सम के इक्वल। ठीक है, ये हमारा गॉज प्रेशर होता है। टोटल प्रेशर कितना आएगा, जितना तुम पानी के अंदर जाते जा रहे हो, तो मान लो H डेप्थ पे चलेगा, तो H रो जी का तो प्रेशर आ ही गया, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था ऊपर से, तो दोनों का सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा उस सर्टेन पॉइंट पे। क्लियर है? ये फिर से समझो क्या मैं बात कर रहा हूं, जितना तुम पानी के अंदर जाते जाओगे,
अगर तुम h डेप्थ पे चले गए हो तो h डेप्थ पे जाके यहाँ प्रेशर कितना आ गया, h रो जी, और साथ में ऊपर से क्या लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आएगा कि नहीं डेप्थ पे। तो पी ए प्लस एच रो जी इज इक्वल टू पी, क्लियर है, या पी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। सॉर्टेड है बच्चा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना अपने पास। इसके बाद आता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और पास्कल्स लॉ करेंगे।